चुनावी साल में छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। आए दिन नए नए मुद्दे सियासत का जरिया बन रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की समितियों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया है, जिसका संयोजक सांसद विजय बघेल को बनाया गया है। इसके साथ ही आरोप पत्र समिति भी बनाई गई है, जिसकी जिम्मेदारी पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर को दी गई है। लेकिन घोषणा पत्र समिति से सांसद विजय बघेल का नाम जुड़ते ही सियासत गरमा गई। कांग्रेस समिति पर सवाल उठा रही है। सूबे के मुखिया भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें भाजपा की आइडियोलॉजी तक नहीं पता, वे घोषणा पत्र बनाएंगे। 3 चेहरे में कौन कौन से हैं? ब्रिजमोहन जी, पांडे जी और अजय चंद्राकर जी। मैं तो इन लोगों से कह रहा हूँ, आप कितना भी यहाँ विधानसभा में चिल्ला बोले, आप लोग जब तक रमन सिंह को नहीं हटाएंगे, आप लोगों का भविष्य गड़बड़ रहेगा। विजय बघेल जी जो कांग्रेस में थे, मेरे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष थे पाटन के, फिर वो निर्दलीय लड़े, फिर एनसीपी में विधानसभा चुनाव लड़े। अब वो भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र बनाएंगे। तो जिसको भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी पूरा मालूम नहीं, जिसको उन्होंने जिया नहीं है ना, वो घोषणा पत्र बनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से टीएस सिंहदेव को कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति में शामिल नहीं होना ये बताता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भाजपा ने कांग्रेस में गुटबाजी का भी आरोप लगाया। देखिए, अभी घोषणा पत्र की समिति की घोषणा हुई तो भूपेश बघेल जी घबरा गए। अब जब घोषणाएं सामने आएंगी तो क्या हाल होगा, आप सोच लीजिए। और निश्चित रूप से आज मैं कहूंगा कांग्रेस के लिए बड़ा शर्मनाक दिन है, जब टीएस सिंहदेव जी जो जय और वीरू की जोड़ी कहते थे भूपेश बघेल जी के साथ, घोषणा पत्र उनका तैयार किया था और उस पर सरकार आई। आज टीएस सिंहदेव जी ने मना कर दिया कि मैं घोषणा पत्र समिति में नहीं रहूंगा, क्योंकि उनको खुद अपनी पार्टी और अपनी सत्ता पर विश्वास नहीं है कि जो घोषणाएं शराबबंदी की और बेरोजगार भत्ते देने की हुई थी, आज तक पूर्ण नहीं हुई और बाबा ने उससे किनारा कर लिया। आज एक उप मुख्यमंत्री, उसको अपनी सरकार पर भरोसा नहीं, अपनी पार्टी पर भरोसा नहीं, तो माननीय भूपेश बघेल जी हमारी बात छोड़े, अपनी चिंता करें। घोषणा पत्र समिति को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत अब गहराती नजर आ रही है। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति से टीएस सिंहदेव ने खुद को दूर रखा, तो भाजपा की तरफ से सांसद विजय बघेल को घोषणा पत्र समिति का संयोजक बनाया गया है। विजय बघेल पहले कांग्रेस में थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में किसका घोषणा पत्र जनता स्वीकार करती है। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ समिति पर सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ के मिशन 23 को फतेह करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। विपक्ष ने चुनावी जीत के लिए घोषणा पत्र और आरोप पत्र समिति बनाई है, तो वहीं बीजेपी की इन समितियों पर सियासी वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर सियासत क्यों? सांसद विजय बघेल को कमान देने पर कांग्रेस क्यों कस रही है तंज? टीएस सिंहदेव के नाम पर कांग्रेस को क्यों घेर रही बीजेपी? क्या कांग्रेस में सब कुछ नहीं चल रहा है ठीक? तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सत्यप्रकाश सिंह जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत पांडे जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय चंद्राकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर चंद्राकर से। डॉक्टर चंद्राकर, बड़ा सवाल तो यही है कि क्या कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसा कि बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? अब बिल्कुल दिव्यांशु जी, छत्तीसगढ़ में काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो कांग्रेस के ऊपर इस तरह से अपना स्टेटमेंट देती है और कांग्रेस भी बीजेपी के बारे में जी। लेकिन मूल बात यह है कि घोषणा पत्र समिति जो बनी है, ये किसी भी पार्टी का
एक विशेषाधिकार होता है जिसमें जिस टीम को वो योग्य समझती है उन परिस्थितियों के लिए उन लोगों को उस समिति में जिम्मेदारी सौंपते जी। हैं और यही काम कांग्रेस भी करती आई है। लेकिन दिलचस्प यह होगा दिव्यांशु जी क्योंकि अभी तक की जो राजनीति रही है और जिसमें प्राइम मिनिस्टर बार बार जो इशारा किए रेवड़ी कल्चर के ऊपर, केंद्र के ऊपर में जब वाजपेयी जी जब 2000 की बात कर रहा हूं जब प्राइम मिनिस्टर थे उस समय से एक बात चल रही थी और वो एक काउंसिल की बात हो रही थी और वो काउंसिल है एक्सपेंडिचर काउंसिल जी। अगर और इसमें ये अगर यह विधेयक आ गया फ्रंटल लेवल में चुनाव के पहले तो वहां उस काउंसिल में तय होगा कि एक ही नीति जो केंद्र सरकार अपनाती है उसी नीति को स्टेट गवर्नमेंट भी अपनाती है। तो यहां पर जस्ट लाइक जीएसटी काउंसिल वह काउंसिल होगा और जलान साहब को उसका एक समय अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो यह भी एक चर्चा है और इस दरमियान काफी लोक लुभावन अगर कोई भी राज्य जहां जहां चुनाव होना है वो अपने घोषणा पत्र में इन बातों को रखते हैं और एक्सपेंडिचर कमेटी का रिकमेंडेशन पारित हो गया तो वो काफी दिलचस्प होगा और एक आज जो घोषणा पत्र जो समिति है उनके लिए एक व्यवस्था की स्थिति हो सकती है। दिव्यांशु जी 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 बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए मैं अब सत्यप्रकाश जी के पास जाना चाहूंगा। सत्यप्रकाश जी, जो बात अभी डॉक्टर चंद्राकर ने कही है और जिस तरीके से बीजेपी एक बार फिर से टीएस सिंहदेव का नाम लेकर के आपको घेरने की कोशिश कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए दिव्यांशु जी, सबसे पहली बात मैं बोलूंगा, देखिए चुनाव समिति जैसे चंद्राकर जी ने बताया ये पार्टी का अंदरूनी मामला, कोई भी पार्टी चुनाव के समय ये सब करेगी, कोई बड़ी बात नहीं, कोई नई बात नहीं। मगर देखिए मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का बोलूंगा ये मानना है कि इनको चुनाव समिति के घोषणा पत्र समिति के बजाय आत्ममंथन समिति बनानी चाहिए। क्योंकि देखिए 2003 से अगर बात कर लीजिए, बेरोजगारी भत्ता इन्होंने डाला था और 4 साल डाला, जब जो चुनाव हुए तो दिया नहीं। आदिवासी बेचारे खूंटा गाड़ के बैठे हुए थे, चारा तक खरीद लिए थे, इन्होंने बात की थी कि हर आदिवासी को दुधारू गाय देंगे जो 10 लीटर दूध देती हो, 15 सालों में कभी नहीं मिली। 2100 समर्थन मूल्य नहीं दिए, 300 बोनस नहीं दिए। तो घोषणा पत्र समिति जो बनाए इनका तो हमेशा झूठ ही रहा है। तो नहीं, इनको तो बल्कि आत्ममंथन समिति बनाना चाहिए और सोचना चाहिए कि ये 14 पे क्यों गए। और देखिए जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, टीएस सिंहदेव जी का माननीय उप मुख्यमंत्री का सवाल है, देखिए उप मुख्यमंत्री हैं, अभी उनके पास इतना सारे मंत्रालय हैं, इस वजह से उन्होंने मना किया। देखिए पार्टी तय करेगी कौन अध्यक्ष बनेगा, मगर जिस इंसान को अगर बनाती है पार्टी, अगर वो बोले कि भाई मेरे पास वर्कलोड कार्यभार ज्यादा है तो हट सकता है। और पहली बात, तो दूसरी बात एक और आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ने मना नहीं किया है, उन्होंने बोला कि नए व्यक्ति को मौका देना चाहिए। पहली बात, दूसरी बात कार्यभार ज्यादा है, और तीसरी बात महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूं, उन्होंने ये बोला कि अगर पार्टी बोलेगी तो मैं घोषणा पत्र समिति का सदस्य बनने के लिए तैयार हूं, क्योंकि सदस्य के तौर पे काम कर सकते हैं। मगर अगर देखिए अध्यक्ष का मतलब अगर घोषणा पत्र अध्यक्ष बनते हैं तो उसमें कार्यभार ज्यादा होगा। भाई उनके पास अभी देखिए कार्यभार कितना ज्यादा है, उस समय विपक्ष में थे हम लोग, तो उनके काम था कि चुनाव जीतना है, चुनाव के मद्देनजर जो भी रणनीति बनानी उसी के लिए सिर्फ काम करना। अभी सरकार में अभी सरकार के तहत भी काम करनी है, सरकार के लोगों के लिए काम करनी है, लोगों के जन कल्याणकारी की योजनाओं के लिए काम करनी है, तो अभी उनके पास कार्यभार ज्यादा है, इसलिए उन्होंने मना किया। उन्होंने ये मना नहीं किया कि मैं नहीं रहूंगा, सदस्य के तौर पे अभी भी वो तैयार है काम करने के लिए। तो ये उनके ऊपर जाता है। और एक और बात बोलूंगा दिव्यांशु जी, ये जो बीजेपी के लोग अपने लोग नहीं मिलते, देखिए इनको जो ऐसे लोग बना देते हैं जिनको बीजेपी का बात तक नहीं पता होगा, बाहर के लोग उनको बनाना पड़ता है। तो कहां पे फुटबॉल है, सिर्फ फुटबॉल, वो इन सब के सामने जग जाहिर है। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा कि हमारी पार्टी में सब कुछ ठीक है, वो अपना पार्टी देख ले। अभी ताजा मैं फिर बोलूंगा, राजेश पूनत जी कहां बारिश में अकेले बैठे हुए थे, सबके सामने वीडियो है। ठीक है। पांडे जी क्या कहेंगे सत्यप्रकाश जी की बात पर? सत्यप्रकाश जी की बात पर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो भूपेश बघेल जी ने विजय बघेल जी पर टिप्पणी की है जी, एक्चुअली उनका दो कारण का टीस है। एक तो 2008 में विजय बघेल जी ने उनको हराया था, तो उसका टीस आज तक नहीं गया है। दूसरा टीस महत्वपूर्ण क्या है जोशी जी, शायद चंद्राकर जी भी मेरे से सहमत होंगे कि जब 2018 में इनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, उसके बाद दुर्ग संभाग से 6 मंत्री बने और 20 विधायकों में 18 विधायक इनके हुए। उसके बाद भी विजय बघेल जी लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज किए। तो विषय क्या है कि कि वो कभी पटक नहीं दे सकते। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे मित्र उठा रहे थे कि घोषणा पत्र जो है, तो घोषणा पत्र जो धोखा पत्र बना, शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ता से लेकर वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और तमाम वायदे जो आपके सामने हैं,
जिसको ये पूरा नहीं कर पाए, और नियमितीकरण का स्टेज पे जाके लगातार बोलते थे कि हम नियमितीकरण करेंगे। तो विषय क्या है कि प्रदेश में चारों तरफ लोग आंदोलित हैं, अपराध का गढ़ बना हुआ है छत्तीसगढ़ शराब के कारण। दूसरा महत्वपूर्ण विषय जो खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने उठाया कि शराबबंदी बाद में करेंगे, सूखा नशा पहले को उसको टारगेट करना पड़ेगा। तो यही विषय तो हम लगातार बोल रहे थे, सूखा नशा प्रदेश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल रहा है और उसी से अपराध बढ़ता जा रहा लगातार। लेकिन ये सरकार 4.5 साल तक सोती रही। दूसरा महत्वपूर्ण विषय आप देखिए जोशी जी, अगर एक सूबे का सीएम बोलता है कि हमारी सरकार रिपीट नहीं होती, तो वास्तव में ये इंट्रोस्पेक्ट किसको करना, कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी। तीसरा बात, इन्होंने कहा कि भाजपा कांग्रेस से नेता लेके आती है उसके बाद बनाती है। नवजोत सिंह सिद्धू मतलब कैसे आपका सरताज बना, प्रदेश का अध्यक्ष बना? आप तो यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति बनाने गए थे, शत्रुघ्न सिन्हा आपका सांसद बनना चाह रहा था, हार गया। तो विषय ये नहीं है, अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी सशक्त विपक्ष के नेतृत्व में काम कर रही है और हमारे नेता एकजुट है। हमारे नेता पे किसी ने आरोप नहीं लगा, कोई विधायक ने, कि हमारे हत्या की साजिश की जा रही है। हमारे नेता के खिलाफ ऐसा कोई तरीका नहीं है। हमारे भारतीय जनता पार्टी सही काम कर रही है और सत्य प्रकाश जी से तो हमको सीखना नहीं है। जी जोशी, चलिए ठीक है। सत्य प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए, अभी ये बोल रहे हैं हमारे विधायक नहीं बोला, तो मैं दिव्यांशु जी, मैं आप ही के माध्यम से निशिकांत पांडे से पूछ लेता हूँ, रायपुर कोतवाली में 2 विधायक, बड़े बड़े विधायक, पूर्व मंत्री, उन लोग क्यों लड़ रहे थे? मैं नाम नहीं लूंगा, निशिकांत पांडे समझ जाएंगे। कोतवाली में 2 पूर्व मंत्री कद्दावर बीजेपी के प्रदेश के, नाम क्यों आपस में झगड़ा कर रहे थे, क्यों बहस कर रहे थे? और ये यही तो इनके साथ दिक्कत है। और एक और बोल नाम ले सकते हैं, दूसरे पार्टियों से लेके आने के लिए इनको तो 72 करोड़ का जिसका ऊपर आरोप लगाते हैं, दूसरे डिप्टी सीएम बना लेते हैं। ये हालात है उनके यहाँ। तो ये पहले अपनी पार्टी में तो दूसरे से लेके आते हैं और एक वॉशिंग पाउडर बन के इटली से नेता नहीं लाए हैं। ईडी का डर दिखा के छत्तीसगढ़ के हैं विजय बघेल जी। देखिए ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, उसके इटली से नहीं आए वो, क्योंकि ये यहाँ पे लोकतंत्र नहीं, यहाँ पे हिटलर शाही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि विपक्ष एकदम दब जाए, विपक्ष रहे नहीं, हिटलर शाही मोदी जी चाह रहे हैं, बीजेपी चाह रहे हैं। इसीलिए दूसरी पार्टियों से ला के भर ले रहे हैं ताकि विपक्ष रहे नहीं। हिटलर शाही चाहते हैं और संविधान को ना सम्मानते हैं, ना संविधान की सम्मान करते हैं, लोकतंत्र को सम्मान नहीं करते, इसीलिए सरकारें गिराते रहते हैं। सत्य प्रकाश जी, अगर विजय बघेल को कमान दी है, जिम्मेदारी दी गई है, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, दिक्कत मैंने वही अभी बोला कि दिक्कत हमको कहाँ है। मैं उनको, भाई ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारी पार्टी बस ये बात बोल रही है कि आपके यहाँ ऐसा सिर्फ फुटबॉल क्या है कि जो बाहर से आदमी आता है उसको आपको बनाना पड़ रहा है। इसका एक ही कारण है, सिर्फ फुटबॉल। और ये अभी मोदी जी आए थे तो उसके अंदर ताजा उदाहरण दिख गया था। मैं वही बोल रहा हूँ, राजेश बुन्ना जी अकेले क्यों बैठे? राजेश चंद्राकर भैया यहाँ बैठे, उनको मालूम होगा राजेश बुन्ना जी अकेले क्यों बैठे हुए थे, बारिश में अकेले क्यों किनारे बैठे हुए थे? वो वीडियो सबके सामने है, तो ये बता दीजिए, राजेश मुड़ा जी, ठीक है, सबके सामने है। ठीक है। जी पांडे जी बोलिए। 10 सेकंड जोशी जी। ये देखिए, राजेश मुड़ा जी की बात कर रहे हैं। देखिए, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने का तरीका क्या होता है, ये सीख है। हम लाखों कार्यकर्ताओं के लिए ये बहुत बड़ा सीख है कि जो व्यक्ति संयोजक था उस कार्यक्रम का, वो कहां से कैसे कार्यक्रम चला रहा था। दूसरा महत्वपूर्ण से ये बात करते हैं कि मतलब क्यों विजय बघेल जी कांग्रेस से आए। अरे तो वही तो हराए आपको, भूपेश बघेल को। उस समय तो नहीं थे ना कांग्रेस में, हराए थे किस पार्टी में थे? जरा सा भी दर्द नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। ये जब पार्टी को मतलब छोड़ के लोग आते हैं, तो अगर सिद्धू जब जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष बनता है और कैप्टन के ऊपर चला जाता है। ये तो कांग्रेस। और दूसरी महत्वपूर्ण विषय कि इटली से कोई नहीं आया हमारे यहाँ, हमारे यहाँ वो छत्तीसगढ़ का ही है। आप तो इटली के लोगों को सर पे बैठा कर यही मैं बोलता हूँ, उसमें तो कोई समस्या नहीं है। शब्द की मर्यादा नहीं बात क्या है कि कांग्रेस पार्टी को अपना घर देखना नहीं है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय चैनल पे क्या हुआ था सबके सामने, यही इनके साथ दिक्कत है। ये एक मर्यादा है शब्दों की। ये क्या अगर मैं अभी चालू कर दूंगा, फिर मैं मोदी जी के बारे में बोला चालू, मेरे किसको धमका रहे हो? मैं भी आपसे धमका किसको रहे हो? अरे मैं सत्य प्रकाश जी, पांडे जी, सत्य प्रकाश जी, देखिए आप दोनों ही सम्मानीय प्रवक्ता हैं अपनी अपनी पार्टी के। शब्दों की मर्यादा थोड़ी सी रख लीजिए, शब्दों की मर्यादा थोड़ी सी जी। नहीं, कोई नहीं धमका रहा, कोई नहीं धमका रहा जी, कोई नहीं धमका रहा। मैं ये बोल रहा हूँ जी कि देखिए, हमारी पार्टी ने घोषणा समिति अभी खुद ही इसने मतलब सत्य प्रकाश जी ने बोला कि ये अंदरूनी मामला है। तो अंदरूनी मामला तो आपके पेट में दर्द क्यों? अगर हमने चुनावी समिति का बनाया या कोई भी समिति बनाया, आपको क्या तकलीफ है? आप ये देखो ना कि टीएस सिंह क्यों मना कर दे रहा है, जिसने वो कह रहे हैं मना नहीं किया है, वो कह रहे हैं मना नहीं किया है, ये बोला है कि ताकि और लोगों को जिम्मेदारी मिल सके।
साहब देखिए जोशी जी, आपके सामने भी वो वाइट होगा, उन्होंने दो चीज स्पष्ट कहा कि हम चुनाव घोषणा समिति में नहीं जाएंगे, और वही व्यक्ति इतना शानदार मैंडेट दिलाने वाले। देखिए हाशिए पे जाने का कारण क्या है और तकलीफ समझिए। उप मुख्यमंत्री बनाने से कोई समस्या का हल हो गया क्या? ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ सीट फुटेबल है। 65 विधायक पार्षद सहित लेके दिल्ली कौन बैठा था? हम बैठे थे, ये बैठे थे, तब तो जाके इनकी कुर्सी बची। तो विषय क्या है, कांग्रेस पार्टी अपना घर देखे, हमारे घर को देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। गोवा भागा था जी, महाराष्ट्र के विधायक को गोवा लेके कौन भागा था? हम नहीं भागे हैं। अरे हम दिल्ली भी लेके जाएंगे, आपको क्या करना है? चलिए ठीक है, लेके जाएंगे, आपको क्या करना है? वो तो हेल आर टू टीच मी। ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगा। यू आर नोबडी टू टीच मी। हम क्या कर सकते हैं? हमको क्या करना है? एक रिएक्शन, चलिए मैं एक रिएक्शन डॉक्टर चंद्राकर से कांग्रेस पार्टी तय नहीं करेगा ये। अरे पांडे जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ जी। डॉक्टर चंद्राकर से एक रिएक्शन लेता हूँ। डॉक्टर चंद्राकर, आपने हमारे दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें सुनी है, तो अभी थोड़ी देर पहले सत्यप्रकाश जी ने एक बात कही थी कि टीएस सिंहदेव ने मना नहीं किया है, उन्होंने तो ये बोला है कि हाँ नए लोगों को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए सत्यप्रकाश भाई जो जिस तरह से बात की कि टीएस बाबा मना नहीं किए, लेकिन पिछले समय जिस समिति के वो अध्यक्ष थे और उनके घोषणा पत्र की छत्तीसगढ़ में सर्वत्र चर्चा थी जी, और चूंकि वो आज भी इसी पार्टी में हैं और उप मुख्यमंत्री हैं, तो अपेक्षा तो विपक्षी पार्टी के रूप में बीजेपी मान करके चलती थी कि जिनके घोषणा पत्र को के निर्माण को सुपरहिट कहा गया था वो पुनः नेतृत्व करेंगे। लेकिन सत्यप्रकाश जी का कहना है कि उसके बदले में अन्य लोगों को मौका मिलेगा, और जिस तरह की बात हो रही है मोहम्मद अकबर जी का, वो भी काफी मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और समझते हैं। मूल बात यह है यहाँ पर दिव्यांशु जी जी बहुत दिलचस्प है और जिसके ऊपर चर्चा हो रही वो ये है कि आरबीआई के नॉर्म्स के अनुसार लगभग हर स्टेट कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं जी, उनको रीपेमेंट काफी करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो औसत की बात कर रहा हूं मैं, पंजाब का ज्यादा हो सकता है, मध्य प्रदेश का उससे कम, या छत्तीसगढ़ का उससे कम, या छत्तीसगढ़ से अच्छा उड़ीसा का, ये अलग बात है, लेकिन औसत की बात है। और इसमें यह किस तरह से कह सकते हैं कि लोक लुभावन घोषणा पत्र बनाते हैं, लेकिन इन घोषणा पत्र समितियों को सजग होना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में जिस तरह से वहां की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट फूड सब्सिडी ला के तहत जो देती है अनाज, उसके बाद वो भी दे रही थी, तो केंद्र सरकार उसको मना कर दी कि हम आपको एफसीआई से नहीं देंगे, अगर लेना है तो आप मार्केट रेट से लीजिए। जी। अब वहां कर्नाटक में जो 34 रुपए के हिसाब से 10 किलो के अनाज के रूप में पर नागरिक एवरी नागरिकों को दिया जा रहा है। तो आर्थिक पक्ष को भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की बात हो रही यहां पर दो बातें दिव्यांशु जी, घोषणा पत्र बना लीजिए आप कुछ भी जी, लेकिन रिसोर्स जिस तरह से सुपर रिच जा रहे हैं बाहर जी, और वो इंडिया में ही कारोबार कर रहे हैं, लेकिन जो कमाई कर रहे हैं समृद्धि है उसको अन्य देशों में लगा रहे हैं। और उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट भी कह रही है और समस्त स्टेट गवर्नमेंट को, आप और मैं, पांडे जी या सत्यप्रकाश भाई जो खर्च करते हैं, उपभोक्ता की जो कंज्यूमर जो इकोनॉमी है वही इनकम है इन राज्य सरकारों का। तो इसलिए यहां पर सेंट्रल लेवल पर जस्ट लाइक जीएसटी एक्सपेंडिचर काउंसिल की बात हो रही है, तो ये 5 साल के लिए घोषणा पत्र रखेंगे और 5 साल में नीतियां क्या परिवर्तित हो जाएंगी, यह दिलचस्प होगा। इसलिए शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, बुनियादी विषयों के ऊपर अब ज्यादा अच्छा घोषणा पत्र लाएं। बिल्कुल घोषणा पत्र समिति को बेहतर होगा। जी, इस पर विचार करना जरूर। मैं एक एक करके दोनों से रिएक्शन ले लेता हूं। जी सत्यप्रकाश जी, पहले आप बोलिए। जी बोलिए। देखिए दिव्यांशु जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं बोलना चाहूंगा। देखिए हमारी पार्टी में जब चुनाव के समय बहुत सारी ऐसे समिति बनती है, जैसे घोषणा पत्र समिति होगी, प्रचार प्रसार समिति और भी तमाम समितियां बनती हैं। हमारी पार्टी में क्या है, जब चुनाव हो गया, खत्म हो गया चुनाव, तो ये जो समिति है ये स्वतः ही शिथिल हो जाती है। जैसे कि आप 2018 के चुनाव की बात कर लीजिए, जैसे चुनाव खत्म हुआ शिथिल हो गई, उसके 6-8 महीने बाद नगर निगम का चुनाव हुआ, उसमें घोषणा पत्र समिति का अध्यक्ष कौन बने थे? माननीय मंत्री शिव कुमार डहरिया जी बने थे। तो ये हमारी पार्टी का है।
मगर इनको निशिकांत पांडे जी को या पूरी बीजेपी को लग रहा है कि टीएस सिंहदेव जी या माननीय उप मुख्यमंत्री जी नाराज बैठे ये सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा, एक मैं बोलूंगा कि मीडिया में बने रहने के लिए बीजेपी का एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। चुनाव ठीक है एजेंडा ढूंढना है। ऐसा आपको लगता है कि वो उनका एजेंडा है? कुछ भी ऐसा नहीं है। सिंहदेव जी हमारे सम्मानीय उप मुख्यमंत्री है और वो मैं बार बोल रहा हूँ, उन्होंने मना क्यों नहीं किया दूसरों को मौका मिले और सदस्य के तौर पर रहने के लिए। ठीक है पांडे जी, अब आप बोलिए। देखिए हमको मीडिया में नहीं बनना जो, लेकिन चंद्राकर जी ने जो बात कही ना बहुत सही बात कही है। देखिए हिमाचल पे चुनाव जीतने के बाद जब आपने ओपीएस स्कीम के लिए पैसा देना शुरू किया तो आपने फ्यूल पे टैक्स बढ़ाया 3 रुपए प्रति लीटर। जब बेंगलोर में बिजली का दर बढ़ाया गया, होता क्या है देखिए आपको ना आकलन करना पड़ेगा आपके अपने संसाधनों को। भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने संसाधन को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। चुनाव जीतने की मशीन बनना है वो अलग विषय, लेकिन चुनाव जीतने के लिए आप संसाधन को बेच दें, कर्ज पे कर्ज डाल दें, तो जो श्रीलंका हमने देखा, जो पाकिस्तान हमने देखा, खुद मोन्टेग सिंह आलूवालिया ने क्या कहा ओपीएस के बारे में, ओपीएस इज जस्ट अ रेसिपी ऑफ बैंक करप्सी, फाइनेंशियल करप्सी। तो बात क्या है कि आप अगर उसको समझना नहीं चाहते, जब इनकी सेंट्रल में 10 साल सरकार थी जोशी जी, इन्होंने क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया ओपीएस को हटा के एनपीएस को हटा के ओपीएस। ठीक है। प्रदेश में सरकार है इनको मतलब जनता को लोग अपने वायदों को पूरा करने के दिखाने की कोशिश करना है। जब आपको बेरोजगारी भत्ता देना ही नहीं तो आपने वादे क्यों किया? शराबबंदी नहीं कर सकते, वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन नहीं दे सकते, आपने ऐसा वादा क्यों किया? लेकिन विषय क्या है कि देश की स्थिति को भी समझना पड़ेगा। चंद्राकर जी के पास से मैं अक्षर सहमत हूं, उनके अनुभव से सीखना चाहिए। बिल्कुल बहुत सही बात कही है डॉक्टर अजय चंद्राकर ने। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों ही महानुभावों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते मैं इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति गठित की है। सांसद विजय बघेल को समिति का संयोजक बनाया गया है। विजय बघेल पूर्व कांग्रेसी नेता हैं और बीजेपी की घोषणा पत्र समिति पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि इस घोषणा पत्र समिति में जिस तरह की घोषणाओं को लेकर के जो क्रियान्वयन किया जाएगा या उन घोषणाओं के बाद जो कुछ भी धरातल पर देखने को मिलेगा उसका असर विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।